नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवब्रत सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम आपकी ही किताब से एक नए शीर्षक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और शीर्षक का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि चिट्ठी क्या है। आज आधुनिक संचार के साधनों की वजह से चिट्ठियों का आवागमन कम हो गया है, लेकिन चिट्ठी का महत्व आज भी उतना ही बरकरार है। भले ही आम जीवन में चिट्ठियों की आवाजाही कम हुई है, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों में चिट्ठियों का आवागमन बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। चिट्ठी पुरानी यादों को सहेज कर रखने का एक सबसे उत्तम साधन है। पहले के समय में जब हमारे दूरसंचार साधन नहीं थे, तब चिट्ठियों की बड़ी अहमियत थी और चिट्ठियों को लाने और ले जाने वाला जो एक काम, बीच में जो एक कड़ी होती थी, वो डाकिये की एक मजबूत कड़ी होती थी। लोग डाकिये का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। डाकिये का मतलब संदेशवाहक, जो चिट्ठियों को लाने और ले जाने का काम करता है। उसे हरकारा भी कहते हैं, रनर्स भी कहते हैं। कि जैसे जो संदेश को लेकर के आता था, चिट्ठियों को पहुंचाने का जो काम करता था, वो डाकिया होता था। डाकिया एक सरकारी कर्मचारी होता है, खाकी रंग की वर्दी पहनता है और उसके हाथ में चिट्ठियों से भरा एक थैला रहता है। जिस घर के पते पर जिसकी चिट्ठियाँ आई रहती हैं, डाकिया उस घर पर ले जा कर के उन चिट्ठियों को देता है। तो पहले के ज़माने में संदेश के आने जाने के रूप में डाकिया का विशेष महत्व था। लोग इंतज़ार करते रहते थे, क्योंकि किसी के हाल चाल मिलने का या किसी के पास संदेश भेजने का या उससे संदेश मंगाने का एकमात्र साधन यही चिट्ठी ही थी। आज तो अनेकों साधन हो गए हैं, जैसे SMS सेवा भी हो गई है, टेलीफोन सेवा हो गई, ईमेल हो गया। आप बैठे बैठे 1 सेकंड में दूरसंचार की इतनी उत्तम व्यवस्था है कि आप विदेशों तक की खबर ले सकते हैं और अपनी खबर दे सकते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में चिट्ठी के अलावा और कोई संदेशवाहक सेवा नहीं थी। तो संदेश लाने और ले जाने में जो भूमिका निभाते थे डाकिये, आज उनकी भूमिका भले ही आमजनों में कम हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी उनकी अहमियत बरकरार है। पहले के समय में कितने घरों में चूल्हे ही जलते थे डाकिये के आने से, कि ऐसा नहीं कि डाकिया आके चूल्हा जलाता था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मनी ऑर्डर जो आता था, जो उस घर का सदस्य परदेश जा कर के पैसे कमाता था, तो वहाँ से मनी ऑर्डर वो अपने घर के लिए भेजता था। उस घर से उसकी दिनचर्या चलती थी। तो इसलिए भी लोग डाकिये का बड़ा इंतज़ार करते थे। डाकिये को पोस्टमैन भी कहते हैं, कि जो पोस्ट ऑफिस से जुड़ा रहता है, वहाँ से चिट्ठियों को लाता है और उसे उसकी आए हुए पते पर, जो उसका गंतव्य स्थल होता है, वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। तो आपका जो ये पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसके बारे में हम चर्चा करें, पाठ को पढ़ें, तो उससे पहले इस पाठ को लिखने वाले अरविंद कुमार सिंह के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। उन्होंने इस शीर्षक को ही क्यों चुना? क्योंकि उन्हें अपनी स्मृतियों को ताज़ा करने का सबसे अच्छा अवसर चिट्ठियों के माध्यम से ही मिला। उन्होंने कहा है, पाठ के अंतर्गत अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बताया भी है कि चिट्ठियाँ एक ऐसा साधन है कि जो हम सहेज करके भविष्य के लिए एक भविष्य निधि के रूप में भी रख लेते हैं और आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है उसके लिए भी ये चिट्ठियाँ बहुत ही कारगर
साबित होती हैं। ऐसे बहुत से संदेश हैं, ऐसे बहुत से सुझाव हैं, ऐसे बहुत से विचार हैं जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं और चिट्ठियों के माध्यम से उन्हें हम दे सकते हैं। एक शीर्षक पिता के पत्र पुत्री के नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में ही अपनी बेटी इंदिरा को, इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तभी से उनको चिट्ठी लिख कर के दिया करते थे, जो एक शीर्षक के अंतर्गत उनकी सारी चिट्ठियां संग्रहित की गई हैं और आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह के जीवन परिचय पर। लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ है 11 जुलाई सन 1962 में। जन्म स्थान है इनका बरवारीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। पाठ का सारांश है पाठ के माध्यम से लेखक ने पुरानी यादों को सहेजने और उसे भविष्य निधि के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया है। तथा पत्रों के महत्व को दर्शाया है। पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं। शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पहला है हरकारा, दूसरा है आवाजाही, तीसरा है सिलसिला, चौथा है तह, पांचवा है अजीबो-गरीब, छठवां
प्रशस्ति पत्र, सातवां है मुस्तैद। हरकारा का मतलब है दूत या डाकिया अर्थात संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही का मतलब है आना जाना। सिलसिला का मतलब है शुरू होना या आरंभ होना। तह का मतलब है गहराई। अजीबोगरीब का अर्थ है अनोखा। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र और मुस्तैद का मतलब है तत्पर। ये तो पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह का जीवन परिचय है कि उनका जन्म 11 जुलाई सन 1962 में हुआ था। जन्म स्थान इनका बरवारीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश है। और इन्होंने इस पाठ के माध्यम से जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनके महत्व को दर्शाया है, जिसमें से उन्होंने शीर्षक चुना है चिट्ठी। तो इस पाठ के अंतर्गत उन्होंने चिट्ठियों के महत्व को दर्शाया है और इनका मत है कि हमें भी, क्योंकि चिट्ठियों में हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी गई कई नसीहतें भी रहती हैं, उनके विचार रहते हैं, उनकी भावनाएं रहती हैं, तो हमें उन्हें सहेज करके भविष्य निधि के रूप में भी उसका प्रयोग या उपयोग करना चाहिए। कुछ शब्दों के अर्थ हैं उसमें हरकारा का मतलब है दूत या डाकिया या संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही का मतलब है आना जाना। सिलसिला का मतलब है शुरू होना या आरंभ होना, कि कोई भी क्रम शुरू हो जाए। तह का मतलब है गहराई। अजीबोगरीब का मतलब है अनोखा। प्रशस्ति पत्र का मतलब है प्रशंसा पत्र और मुस्तैद का मतलब है तत्पर। तो हम आते हैं अपने पाठ पर कि पाठ का क्या मतलब है। इसमें सबसे मुख्य जो भूमिका है वो है चिट्ठी। तो चिट्ठी के बारे में उन्होंने लिखा है पाठ के अंदर कि चिट्ठियों का जो महत्व है वो आधुनिक संचार के साधन कभी नहीं ले सकते, क्योंकि चिट्ठियों का जिस बेसब्री से इंतज़ार रहता था, चिट्ठियों के अंदर जो भावनाएं व्यक्त हो जाती थीं, चिट्ठी पढ़ते समय ऐसा लगता था एक बिंब चित्र की तरह चिट्ठी में लिखे हुए अक्षर प्रतीत होते थे, जैसे लगता था जिसकी चिट्ठी आई है वह व्यक्ति सामने ही है और आमने सामने से संवाद हो रहा है। जो भावनाएं चिट्ठियों में रहती थीं वो भावनाएं दूरसंचार के साधनों में नहीं संभव हो पाती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारी जो दिनचर्या है वो ज़्यादा भाग दौड़ वाली हो गई है, तो उसमें संचार के माध्यम बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमें जितनी भी जल्दी हो सकता है हम किसी भी समाचार को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। जो काम पत्र कर सकते हैं वह आधुनिक संचार का साधन नहीं कर सकता है, क्योंकि पत्र में आत्मसंतुष्टि मिलती है, वह आधुनिक संचार साधनों में नहीं संभव है। पत्र का क्षेत्र चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे वाणिज्य हो, किसी भी क्षेत्र में पत्र का अपना विशेष महत्व है। और पत्र व्यावसायिक क्षेत्रों में या फिर ऑफिशियल पत्र भी हैं। पत्र पढ़ा भी होगा आपने। पत्र के दो रूप होते हैं, एक औपचारिक होता है और एक अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक के अंतर्गत हम चाहे कार्यालयी पत्र हो या व्यावसायिक पत्र हो, और अनौपचारिक के अंतर्गत जो हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों, नात रिश्तेदारों को लिखते हैं। तो पत्र की अहमियत हर जगह है, पत्र की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। मान लीजिए एक उदाहरण से समझिए कि आपको स्कूल में फ़ीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को अवगत कराना है, तो भी आपको पत्र लिखने की ज़रूरत होती है उस शीर्षक के अंतर्गत कि फ़ीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो भाई आप जब अपनी बात लिख करके प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे तो प्रिंसिपल फिर उस बात को आप
की जो सूचना गई है उन तक, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उस पर कोई क्रिया करेंगे या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। व्यापार के उसमें है, हमने किसी भी सामान का खरीद फरोख्त किया है, लेन देन क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में भी हम पत्र का सहारा लेते हैं। ऑफिशियल यानी कार्यालयी पत्र भी होते हैं। अभी जैसे आपको किसी बात का कोई प्रमाण देना है, किसी ऑफिस से कोई सूचना आपके लिए आई है, लेकिन वह सूचना तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि उस ऑफिस के द्वारा लिखा गया, प्रमाणित न किया गया हो। तो पत्र वैसे भी अपने आप में एक प्रमाण है, किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण भी है। तो पत्र की उपयोगिता तो वैसे भी बहुत है और हर भाषा में पत्र को अनेक नामों से जाना जाता है। उसके अनेक नाम हैं, कुछ नाम आपकी किताब में भी दिए गए हैं। जैसे उर्दू में पत्र को खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागद कहा जाता है, तेलुगु में उसे उत्तरम, जाबू या लेख कहा जाता है, तमिल में उसे कडित कहा जाता है। लेकिन नाम भले अलग हो, रूप सबका एक ही है। नाम भले अलग हो लेकिन सबका रूप मिला जुला करके एक ही है। पत्र लेखन एक कला है, पत्र लेखन एक कला है, उसका कला के रूप में भी विकास हुआ है। स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी पत्र लेखन एक कोर्स के रूप में चलाया जाता है। विश्व डाक संघ ने भी अपनी तरफ से अथक प्रयास किया। उन्होंने सन 1972 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया कि जिससे हमारी यह परंपरा अपने महत्व के साथ ही आगे बढ़ती रहे। तो जिसने जैसे भी बन पड़ा अपनी तरफ से पत्रों के महत्व को दर्शाने में अपना योगदान दिया है। आज भी आप देखेंगे तो देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिन्होंने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज करके, संभाल करके न रखा हो, उसे एक धरोहर के रूप में रखा जाता है। आप कहीं घूमने टहलने गए होंगे तो देखे होंगे कि संग्रहालय, संग्रह धन आलय, आलय का मतलब ही होता है घर और संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि जहाँ इकट्ठा करके चीज़ें रखी गई हों। तो ऐसी बहुत यादगार चीज़ें हैं जो संग्रहालय में रखी जाती हैं। तो ऐसे शौकीन लोग भी हैं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को भी, अब उन चिट्ठियों के अंतर्गत जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो पत्र संग्रह है, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। आज भी लोग संग्रहालय में वहाँ जाते हैं तो पढ़ते हैं। आज भी लोग उन पत्रों के माध्यम से प्रेरित होते हैं। पत्रों के लिखने में महात्मा गांधी का कोई जवाब नहीं है। कहते हैं कि महात्मा गांधी अनेकों पत्रों का जवाब लिखते थे, उनके पास ढेरों पत्र आते थे, लेकिन वो हर पत्र का जवाब देते थे। दाहिने हाथ से पत्र का जवाब लिखते लिखते जब थक जाते थे तो वो अपने बाएं हाथ का भी प्रयोग करते थे और बाएं हाथ से भी जवाब लिखते थे, लेकिन पत्र का जवाब ज़रूर देते थे। क्यों? क्योंकि पत्र जो है वो भावनाओं का एक प्रतिरूप है। पत्र जो है वो भावनाओं का एक प्रतिरूप है। पत्र में भावनाएं शामिल होती हैं और पत्र का जिस बेसब्री से इंतज़ार रहता है उतना फ़ोन या किसी SMS का नहीं रहता है। अब सीमा पर खड़े जवानों के लिए पत्र की क्या अहमियत होती है, उन पत्रों को वो सहेज करके रख लेते हैं और उसे बार बार पढ़ते हैं और जितनी बार पढ़ते हैं हर बार ऐसा लगता है कि वह पत्र कुछ नया संदेश दे रहा है। यह बातें मोबाइल, ईमेल या फैक्स में नहीं होती हैं। उतना आनंद या उतना आत्मीय लगाव जो होता है पत्र के साथ, वह आधुनिक संचार साधनों में संभव नहीं है। पत्र के लिए हमारा फिल्म जगत भी अछूता नहीं रहा है। फिल्मी जगत में भी पत्र के ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं।
तो इसलिए पत्र की अहमियत आप देखेंगे तो वो चाहे आपका साहित्य क्षेत्र हो, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे फिल्म जगत हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। पत्र हर जगह कामयाब हुआ है। तो पाठ जब आप पढ़ेंगे, पत्र की क्या क्या महत्ता है, पत्र की क्या विशेषताएं हैं, वो सारी जानकारी आपको इस पाठ के अंतर्गत दी गई है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास, लेखक बताते हैं कि पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है, क्योंकि पत्र का मुख्य स्थान डाक विभाग ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। इसके महत्व का एक कारण बताते हुए लेखक कहते हैं कि इसकी एक खास विशेषता है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। लेखक का कहने का अर्थ है कि संचार के तमाम साधन उपलब्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है, जो महत्व है, वह आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की नाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुँचते हैं। लेखक कहते हैं कि एक दो नहीं, करोड़ों लोग आज भी अपने खतों के लिए डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुँचते हैं, यानी जाते हैं। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत यानी भगवान के दूत के रूप में जाना जाता है। चिट्ठियों की महत्ता को बताते हुए लेखक कहते हैं कि हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, यानी हर एक के पत्र की लेखन कला है और हर एक के पत्रों की अपनी लेखन दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही, दुनिया की बात ही नहीं, वो भारत में कहते हैं कि रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ, कितनी 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं।
डाक में डाली जाती हैं, जो यह साबित करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। यानी पत्रों को पीछे छोड़ते हुए जो आधुनिक संचार के साधन आगे बढ़ रहे हैं, वो भी विकास का एक रूप है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। और हमने आपको बताया कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को एक लेखन प्रतियोगिता में शामिल करने का अवसर भी दिया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो। लेखक यह भी दावा करते हैं कि अगर आप पत्र की तह में जाएं, बारीकी से अगर उसका निरीक्षण करें, तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपने जीवन में कभी किसी को पत्र न लिखा हो। अब पत्र का रूप चाहे जो हो, चाहे वो सरकारी हो, सरकारी क्या औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, और अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है। तो लेखक पत्रों के महत्व के बारे में सारी बातें बताते हुए कहते हैं कि वो कोई भी हो। उन्होंने तो यह भी दावा किया कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने जीवन काल में किसी को पत्र न लिखा हो। सैनिकों के लिए भी पत्र का बड़ा महत्व बताया है लेखक ने। फिल्मी जगत में कितने गाने ऐसे बने हैं, संगीत की दुनिया में ऐसे अनेकों गाने हैं जो पत्र पर आधारित हैं। सैनिकों का एक गाना बॉर्डर फिल्म का आप लोगों ने भी सुना होगा कि संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, कि वो संदेश चिट्ठी के माध्यम से ही आएगा। और अपनी उत्सुकता को जाहिर करते हुए बॉर्डर पर लगे हुए सैनिक भी पत्र का इंतज़ार करते हैं। तो आपका पाठ
पत्रों की अनूठी दुनिया। आप अपनी किताब से जब पाठ को पूरा पढ़ेंगे तब आपको और भी अच्छे तरीके से पत्रों के महत्व के बारे में पता चलेगा। आप वीडियो के माध्यम से तो हमने बार बार आपको बताया है कि वीडियो आपकी किसी बात की कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्लेटफॉर्म है। बिना किताब के अध्ययन के आपकी जो शिक्षा है वो पूरी नहीं हो पाती। स्व अध्ययन ही सबसे महान अध्ययन, सबसे बड़ा अध्ययन माना जाता है और उसमें किताब की भूमिका सबसे अहम होती है। तो मोबाइल से ज़्यादा किताब पढ़ने की आदत डालिए। धीरे धीरे बच्चों में किताब पढ़ने की भी आदत की कमी हो रही है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो देखते समय भी अपनी किताब को अपने पास ज़रूर रखिए। अगले वीडियो में हम एक नए शीर्षक के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।